हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द साइंस मित्रा यूट्यूब चैनल में। पहले मैंने लेसन 1 और लेसन 2 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस डाले थे। 2 वीडियोस थे, उनमें लगभग ऑलमोस्ट 30 या 40 क्वेश्चंस थे, जिनमें हमने टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात की थी, उनके कॉन्सेप्ट पे बात की थी, और साथ ही साथ उनमें जो ऑप्शंस भी इस तरीके से दिए थे मैंने, जो कंफ्यूज तो होते ही होते हैं उन ऑप्शंस में, साथ ही साथ ऑप्शंस से बनने वाले बाकी सवालों पे भी हमने डिस्कस किया था। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ लेसन नंबर 3, 4 और 5। एक आपका इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा वाला चैप्टर है, एक चुंबकीय क्षेत्र वाला है, मैग्नेटिक फील्ड है, और एक मैग्नेटिक मटेरियल है यानी चुंबकीय पदार्थ वाला है। तीनों चैप्टरों को मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें आज भी मैंने ऑप्शंस इसी तरीके के दिए हुए हैं, जिनमें हम कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ में उन ऑप्शंस पर भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है, देखिएगा। शुरू में लेवल थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। सवालों के कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे रहेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अपने को सेल्फ एग्जामिन करिएगा। पहले आराम से पढ़िएगा, आप नोट्स से या जो भी आप बुक प्रीफर करते हैं उस बुक से पढ़िए। उसके बाद में अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करिए कि आप कितने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप जैसे ही क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आता है, वीडियो को रोकिए, पहले खुद से आंसर देखिए, सोचिए कि क्या आंसर सही हो सकता है। उसके बाद वीडियो से अपने आंसर मैच करिए, सही है कि गलत है। और आपने यदि आंसर सही किया है तो क्या सोच के किया है, तुक्का लगाया है, या गलत किया है तो क्या वजह रही उसकी, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आप नहीं लगा पाए, कौन से कॉन्सेप्ट पर आपकी अप्रोच यानी आपकी पकड़ सही नहीं है, उसे सही करिए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम दिन बचे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूँगा, चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इस पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी है। अब देखिए, ये काफ़ी कॉमन सवाल है और बहुत बार पूछा जाता है और बहुत लोग गलतियां भी करते हैं, तो मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ एक एक करके। देखो, पहली चीज, पहला जो क्वेश्चन है ऑप्शन है, उसमें धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है जे इक्वस टू आई अपॉन ए। ठीक है, अभी कई लोग सोचेंगे सर धारा यानी करंट, करंट जो है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। मैं थोड़ी सी इसकी वो मार्किंग और फॉन्ट साइज कम कर लेता हूँ। अदिश राशि है यानी स्केलर है। तो धारा घनत्व, घनत्व जो है वो भी अदिश राशि है और स्केलर क्वांटिटी है, तो धारा घनत्व भी अदिश राशि ही होगा। बट ये गलत है। धारा घनत्व जो है वो बताता है कि जब आपका करंट किसी तार में से फ्लो होता है, बहता है, तो ये जो तार की मोटाई है, इसके लंबवत करंट कितना बहता है और कितना फेल कर बहता है, मतलब इस मोटाई में, इस वर्ताकार क्षेत्रफल में करंट कितना फैलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जे है उसका जो डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन में होता है, इस पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसके साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है मैं बताता हूँ आपको। देखो, मान लो मेरा जो तार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ ऐसा है। ठीक है, मोटाई ऐसी है। यदि मैं इस तार को देखूं तो या तो बाहर निकलता हुआ देख सकता है, या इसका डायरेक्शन अंदर निकलता हुआ हो सकता है। तो मैं अंदर निकलता हुआ बताता हूँ कि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, जबकि करंट को मैंने ऐसे फ्लो किया है। अब धारा घनत्व निकालना है तो जे का फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए, लेकिन धारा घनत्व तभी निकल सकता है जब आई और ए सेम डायरेक्शन में हो, यानी कुछ ऐसा, आई भी इधर हो और ए भी इधर हो। बट यहाँ तो सेम डायरेक्शन नहीं है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो पहले दोनों को सेम डायरेक्शन में करिए। तो एरिया को मैं आई के डायरेक्शन में करना चाहूँगा, तो ए थीटा बना रहा है, तो इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा, और अब मेरा फॉर्मूला हो जाएगा आई, और इधर हो जाएगा अपॉन में ए कॉस थीटा। आई मेरे पास होना है, ये जे हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो कहीं ना कहीं जे, इस ए को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा जे ए कॉस थीटा आई। अब देखो, यदि ये ए है, यदि ये बी है, आपने ये देखा होगा, मैं आपको इधर एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको ऐसा ऐसा बोल दिखाता हूँ। आपने देखा होगा ए डॉट बी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर भी
मैं इसको देखो ये ए है ये बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जे वेक्टर ए वेक्टर डॉट लगाकर और यहाँ पे आई लिख देता हूँ। देखो मैं वापस आता हूँ इस फॉर्मूले पे, यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा को गायब करूँगा तो ए डॉट बी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जे डॉट ए, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब जे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के रूप में आप लिखिए। आई मेरी बात समझे? तो यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? आई मेरी बात समझ में? याद रखिएगा जे निकालने के लिए आई और ए का सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है जे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध, देखो जो प्रतिरोध है ना भाई, जो प्रतिरोध है, मैं इसका पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जो प्रतिरोध है वो हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी रहा है, स्केलर यानी अदिश राशि है, ठीक है। तो प्रतिरोध कोई भी हो, विशिष्ट प्रतिरोध हो, आंतरिक प्रतिरोध हो, विशिष्ट प्रतिरोध हो जिसको हम प्रतिरोधकता या रो भी बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध हो जिसे हम स्मॉल आर भी कहते हैं, ठीक है। और एक हमारा जो तार का प्रतिरोध होता है कैपिटल आर, ये तीनों ही जो होते हैं वो अदिश राशि होते हैं। इसको क्यों लिया मैंने यहाँ पर कि कई लोगों ने ऐसे डेफिनेशन पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अवरोध को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अवरोध को यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उनके रास्ते में आने वाली रुकावट को हम विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखो बात यहां पर ऐसी है कि, तो देखो यदि मैं ऐसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भाग रहे हैं तो इनका विरोध करने वाला जो होगा वो इनके विपरीत दिशा में होगा। कई लोग ऐसे समझते हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होगा, ऐसे समझते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जब भागते हैं तो उनकी स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों के स्पीड में, इलेक्ट्रॉनों के वेग में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। आई मेरी बात समझ में? ऑब्स्टेकल आ जाता है एक तरीके से। तो ये चलता नहीं है, जैसे आप रोड पे जाते हो तो स्पीड ब्रेकर आपके उल्टा नहीं चलता भाई, ठीक है। आप स्पीड ब्रेकर को कूद कर जाते हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर चलता नहीं है, यानी रेजिस्टेंस चलता नहीं है, तो रेजिस्टेंस का डायरेक्शन भी होता नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तीनों, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, आंतरिक प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध नाम जहां पर भी आ जाए, रेजिस्टेंस नाम जहां पर भी आ जाए, चाहे वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस हो, चाहे रेजिस्टिविटी हो, कुछ भी हो, वो सब स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि में ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई चीज़ों को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपने कभी पढ़ा है थोड़ा सा। अब कई बच्चे वो जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है भाई, पहली बार उठ कर जा रहे हैं एग्जाम में मुँह दिखाई करने, तो उनको पता ही नहीं है कब क्या पढ़ लिए। बट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डाउट रहता है, तो वो थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। ये देखिए कि कभी आपने जब पढ़ा है कोई भी टॉपिक को, तो क्या उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए डायरेक्शन बताना ज़रूरी था क्या? जैसे मैं कहूँ यार मुझे वेट को देखना है, वेट यानी mg, तो मैं हमेशा तीर लगा कर ऐसे नीचे दिखाकर mg दिखाता हूँ, यानी इसके लिए डायरेक्शन ज़रूरी है। आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं मास को बताता हूँ यानी द्रव्यमान को बताता हूँ, तो मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 5 किलो, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं लगाता हूँ। क्यों नहीं लगाता हूँ? क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, और ज़रूरत नहीं है इसका मतलब इसका डायरेक्शन नहीं होगा, तभी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। यानी ये स्केलर यानी अदिश राशि है, और mg यानी वेट यानी भार, जिसके लिए मैं नीचे की तरफ डायरेक्शन लगा रहा हूँ, यानी यहाँ पर डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन की वैल्यू है, मतलब डायरेक्शन मैंडेटरी है। मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ा सा बस ऐसे आप अपने स्व विवेक से भी, सेल्फ एग्जामिन से भी आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। विभव प्रवणता की बात करते हैं, ठीक है। विभव प्रवणता, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैं आपको बता दूं, विभव का सीधा लेना देना है कार्य से, ठीक है, और कार्य अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो विभव भी स्केलर क्वांटिटी होगी, विभव स्केलर क्वांटिटी, केवल विभव जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन विभव प्रवणता का मतलब होता है विभव में यानी वोल्टेज में परिवर्तन। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है वोल्टेज में डिस्टेंस के साथ जो चेंज आ रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। अब समझिए, ये कई लोग ऐसे कहेंगे कि सर विभव स्केलर है तो विभव प्रवणता भी स्केलर होनी चाहिए, यानी पोटेंशियल यदि स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता।
पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, विद्युत क्षेत्र को बताता है, इसलिए मैं कहूँगा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोग को, इसलिए मैं यहाँ पे सही करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है। लेसन नंबर 2 में भी मैंने बताया था ये, यानी प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने ऐसे पूरा खोल कर बताया था, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आप धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज हुए हैं, ठीक है। गतिशीलता की बात करते हैं, मोबिलिटी की बात करते हैं। मोबिलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी यानी म्यू, इसका फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन वेग बटा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यदि मैं इसके बारे में बोलूँ तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चलेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन जो है वो चलेंगे कैसे। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ इसके बारे में कि जो आपके होल या इलेक्ट्रॉन है, जो भी चार्ज जो भी है, चार्ज कैरियर, या तो आप इलेक्ट्रॉन बोल दो या होल बोल दो, वो जो भी है वो चलेंगे कैसे, यदि वो आसानी से फ्लो हो सकते हैं या फिर वो बहुत मुश्किल से फ्लो होंगे, ऐसे बताना है। आई मेरी बात सुने, तो मोबिलिटी ये बताती है। अब मोबिलिटी जो है यानी आपकी जो गतिशीलता है वो अदिश राशि में जाएगी कि सदिश राशि में जाएगी। देखो फॉर्मूले से देखो आप, अपवन वेग आ रहा है और जो है विद्युत क्षेत्र आ रहा है, यानी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। इन दोनों को देखूं मैं तो जो स्पीड है, स्पीड ये अपवन वेग ये वाली, ये भी वेक्टर क्वांटिटी यानी आपकी क्या बोलते हैं उसको, सदिश राशि है। थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया बोलने में, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। हमें लगेगा ये दोनों वेक्टर है तो ये भी क्या होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। गतिशीलता जो है वो केवल बताती है कि इलेक्ट्रॉन या जो होल है वो फ्लो हो सकते हैं आसानी से, जल्दी जल्दी या धीरे धीरे, बस ऐसा, और कुछ लेना देना नहीं है। तो यानी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि ऐसा है, यदि आपने पॉजिटिव बैटरी लगाई है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, यदि पॉजिटिव बैटरी इधर लगाई है तो मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, बस। तो इसका मतलब डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, बस फर्क ये है, ये बताना ही चाहता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे कि नहीं होंगे, बस। आगे मेरी बात सुने तो मैं कह सकता हूँ कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, ठीक है। थोड़े से हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ी अपनी अंग्रेजी अच्छी करिए, बड़े काम की चीज़ है। और अंग्रेजी मीडियम वालों से भी रिक्वेस्ट है वो अपनी हिंदी को तो आपको ठीक करिए, क्योंकि पेपर में जब इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप हिंदी में पढ़कर समझ सकते हैं। ड्यूअल लैंग्वेज काफ़ी बेनिफिशियल होती है, ठीक है। आइए चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं। आघूर्ण, मोमेंट हमेशा ही वेक्टर क्वांटिटी होता है, चाहे किसी के भी आगे लगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब चाहे इलेक्ट्रिक हो यानी विद्युत क्षेत्र वाला हो, चाहे चुंबकीय हो, मैग्नेटिक वाला हो, यानी चाहे पी वेक्टर हो चाहे एम वेक्टर हो, ठीक है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। आई मेरी बात सुने। बल आघूर्ण, टॉर्क भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में मैंने लेसन नंबर 2 में बताया था पहले से ही अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया आ रहा है तो इसका डायरेक्शन होगा P क्रॉस E, यानी P के और E के दोनों के लंबवत परपेंडिकुलर। और यदि चुंबकीय क्षेत्र वाला है तो M क्रॉस B, यानी M वेक्टर और B वेक्टर के परपेंडिकुलर यानी लंबवत, दोनों बताए थे मैंने, है ना। चलिए विभव और विभवांतर पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, विभव और विभवांतर मैंने आपको भी बताया था। विभव, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल की बात करूं तो ये वर्क डन से निकलता है, और वर्क डन मेरा जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी अदिश राशि होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, अदिश राशि होगा। यदि आप 0 से स्टार्ट करते हो कहीं से चलना, जहाँ पर विभव यानी पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल, यानी जो वर्क करोगे उसको बोलोगे आप पोटेंशियल। यदि आप 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, यानी जिस पॉइंट पे आप जा रहे हो वहाँ पहले से पोटेंशियल है, यानी V1 वोल्टेज है, कहीं और चले गए वहाँ V2 वोल्टेज आ गया, तो दोनों के बीच का जो फर्क है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, जो कि किए गए कार्य के बराबर होता है। क्लियर सी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, है ना। यदि मैं इनफाइनाइट से स्टार्ट करूँ तो मेरा V1 0 हो जाएगा, और इनफाइनाइट से स्टार्ट नहीं करूँ तो मेरा V1 0 नहीं होगा। तो यदि मैं इनफाइनाइट से स्टार्ट करूँ, इनफाइनाइट से चलूँ, किसी पॉइंट पर जाऊँ, तो मैं बोलूँगा विभव, और यदि मैं इनफाइनाइट से नहीं चलूँ तो मैं बोलूँगा विभवांतर। विभव और विभवांतर दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, अदिश राशि होते हैं। लेकिन मैंने देखो यहाँ पर आपको भी बोला विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा विद्युत क्षेत्र को बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। आंतरिक प्रतिरोध, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस फिर वही आ गया, मैंने भी आपको कहा था रेजिस्टेंस नाम आते ही, चाहे वो प्रतिरोधकता हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, रो हो, चाहे रेजिस्टेंस हो किसी वायर का रेजिस्टेंस हो,
चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस हो, स्मॉल आर हो, ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये हमेशा किसकी तरह काम करती है, स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है, और स्पीड ब्रेकर रोड पे चलता नहीं है, वो केवल अपनी स्पीड को स्लो करता है। वैसे ही रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड को, वेलोसिटी को, उनको धीरे करता है, अपॉन वेग को धीरे करता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई होगी, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकांक विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपॉन वेग को क्या कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी मैं कहूँ ई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1। ठीक है, मोड में देता हूँ मैं, ऐसे वेक्टर हटा देता हूँ यार। ई की वैल्यू आपको दे रखी है 1, उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए आपको वीडी, उसको क्या बोल सकते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था, मोबिलिटी पे आते हैं, म्यू, इसका फॉर्मूला होता है वी डी अपॉन ई। ई की वैल्यू तो 1 दे रखा है, तो जो 1 दे रखा है यानी म्यू इक्वस टू ही वी डी हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि अपॉन वेग को मैं, एक विद्युत क्षेत्र हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि 1 हो, तो अपॉन वेग को ही मैं गतिशीलता कह सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही मैं मोबिलिटी बोल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपॉन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चालकता, कंडक्टिविटी, ये क्या होता है। कंडक्टिविटी जो होता है वो रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। रजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा होती है। ये आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, मात्रक जो होता है वो ओम -1 मीटर -1 होता है। ओम को आप महो भी लिख सकते हैं, तो महो मीटर -1 भी होता है। ये चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आई मेरी बात समझ में। चलिए यहाँ से जो सवाल बन सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए अपॉन वेग के बारे में थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ मैं। वैसे तो ऑप्शन मेरा ए सही है, लेकिन अब ऑप्शंस पे बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में और बात करूँ तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में होती है। इलेक्ट्रॉन जब भी चलेंगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे यानी बैटरी लगा देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसके, ये आपका एक कंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन, उसके लिए आपने एक बैटरी लगा दी, तो अब इलेक्ट्रॉन भागेगा। इलेक्ट्रॉन जब भी भागेगा अपनी स्पीड पकड़ेगा, उसको वी डी बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो प्लस की ओर आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का आएगा प्लस की ओर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेगा, अपॉन वेग से चलेगा। अब वी डी जो होता है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा होता है। अपॉन वेग जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा होता है, उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होती है। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों की विमाएं लिखो। यानी आपको देखो सवाल जरूर आता है एक विमाओं का, डायमेंशन का, डायमेंशन लिखनी है, तो डायमेंशन के लिए आपको यूनिट पता होनी चाहिए। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको अपन प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, अब देखो ओम को कहाँ से निकालूं, मैं ओम के नियम से निकालूं तो आर का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई, और वी को मैं लिख सकता हूँ वोल्ट, और आई को लिख सकता हूँ मैं एम्पियर। तो ओम की जगह मैं लिख देता हूँ वोल्ट अपॉन एम्पियर, और यहाँ लिख देता हूँ मीटर। अब वोल्ट जो होता है ना, वोल्ट हो तो विभव है, और वोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ जूल, क्यू को लिख सकता हूँ मैं कुलाम। तो वोल्ट को मैं जूल पर कुलाम लिख दूँ, यहाँ नीचे एम्पियर है तो मैं यहाँ पे एम्पियर लिख देता हूँ, मीटर का मीटर लिख देता हूँ। थोड़ी आगे चलते हैं। जूल, जूल यानी कार्य, कार्य को मैं बल इंटू विस्थापन भी तो लिखता हूँ। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो जूल को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर, 1 मीटर मेरा यहाँ पर है पहले से। कुलाम को मैं लिख सकता हूँ एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर को मैं लिखूंगा एम्पियर। इन सब बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान से समझिए एक एक चीज़। अब देखो सॉल्व करो। न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ m1 L1 T-2, 1 मीटर पहले से है L1, 1 मीटर और है L1, नीचे 2 एम्पियर है तो मैं लिख देता हूँ A2, और सेकेंड यहाँ पर है तो T1। जिसको डायमेंशन नहीं आती है ढंग से समझ लीजिए, बड़े काम की चीज़ है। M1 यहाँ पर पहले से है, L कितने देखो 1 2, मैं यहाँ देख लेता हूँ, 1 है यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, टोटल 3 हो गए, तो M1 L3। T कितने, 1 T नीचे है 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -2 पहले से है, -1 और -2 मिलके हो जाएंगे -3, और A जो है वो भी ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा A की पावर -2। ठीक है, ये मेरा इसकी यूनिट हो गई, समझ में हो गई होगी, डायमेंशन हो गई। अच्छा यहाँ पे आते हैं थोड़े से पीछे से, मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, कहाँ पे, थोड़ा सा चालकता पे। देखो चालकता की बात की जा रही है, कंडक्टिविटी जो कि प्रतिरोधकता का उल्टा होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। यदि मैं चालकता की बात करूँ, थोड़ा सा पेन को चेंज कर लें अपन,
काम आएगा अपने, है ना। यहाँ चलते हैं, ये तो वही पेन आ गया होगा। थोड़ा सा हाँ, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ी सी चालकता की, कंडक्टिविटी, तो ये रजिस्टिविटी का उल्टा होती है। उल्टा होती है तो सबको उल्टा कर दो। इसकी डायमेंशन हो जाएगी m-1, l की 3 पावर जो प्लस की हो माइनस की हो जाएगी l-3, t की पावर माइनस की हो प्लस की हो जाएगी t+3, a की पावर माइनस की हो प्लस की हो जाएगी a2, और ये मेरा यहाँ पर मैटर क्लोज। इस तरीके से मेरा डायमेंशन निकल के आ जाएगा। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, गतिशीलता, मोबिलिटी पे चलते हैं। मोबिलिटी भी बड़ा आसान है, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबिलिटी के फॉर्मूले पे आते हैं। म्यू, और म्यू का फॉर्मूला होता है VD/E। ठीक है, VD यानी अपॉन वेग, मीटर/सेकेंड, यही होता है वेग का तो वेलोसिटी का तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है N/कूलम। कई लोग इसकी एक को यूनिट देते हैं वोल्ट/मीटर। ठीक है, यहाँ से भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, घूम फिर के वहीं आएगी। देखो N/कूलम निकाल के दे सकता हूँ मैं आपको। वोल्ट को आप क्या बोल सकते हो, जूल/कूलम। 1 मीटर यहाँ पर है, जूल को आप लिख सकते हो N/मीटर, कूलम का C, मीटर का मीटर, मीटर से मीटर कट गया, लास्ट में बच गया N/कूलम। N/कूलम ही ले लो, क्यों दिमाग लगाऊं ज़्यादा। मीटर सेकेंड, ये कूलम ऊपर जाएगा, कूलम को मैं लिख सकता हूँ एम्पियर सेकेंड, तो AS, और न्यूटन यहाँ नीचे रह जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, लिखते हैं L1, मीटर को L1 से लिख सकते हैं, एम्पियर को A1 से लिख सकते हैं, सेकेंड को T1 से लिख सकते हैं। अरे सेकेंड से सेकेंड काटो ना यार, क्यों दिमाग लगाना। ठीक है, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, M1 L1 T-2। तो मैं डायमेंशन के लिए थोड़ा पेन चेंज कर लूँ, तो अब डायमेंशन हमारी कैसे हो जाएगी, ध्यान से देखिए। M1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगी m की पावर -1, L1 से L1 भी उठ गया भाई, L की पावर 0, T ऊपर चला जाएगा, T की पावर +2 और A की पावर +1। बस हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लियर है, समझ में मेरी बात। बस थोड़ा सा बनाना आना चाहिए आपको। चलो विभव पे आते हैं। विभव वोल्ट, और वोल्ट जो होता है यानी विभव का फॉर्मूला होता है W/Q, आपने देखा होगा। अब W यानी जूल/कूलम, जूल को मैं लिख सकता हूँ N/मीटर, कूलम को लिख सकता हूँ मैं एम्पियर सेकेंड। न्यूटन की डायमेंशन हो गई M1 L1 T-2, और जो मीटर की डायमेंशन है वो मेरी हो गई L1, एम्पियर की A1, T1 की इधर हो गई। अब देखिए ये हो गया M1, L 1 और 1 2 है मेरे पास ऊपर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो L2 हो गया। T 1 है, ऊपर जाएगा, T की पावर -3 हो जाएगा, A भी ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा, और इस तरीके से इसकी यूनिट बन जाएगी। यूनिट से डायमेंशन बन जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं, बड़े काम की चीज़ है। अब मैग्नेटिक फील्ड लोग भूल जाते हैं कि सर निकाले कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड के 2 फॉर्मूले हैं, देखो मैं कहाँ से, एक मैग्नेटिक फोर्स से निकालता हूँ। यदि कोई चार्ज Q चार्ज है, उसकी स्पीड V है, वो B मैग्नेटिक फील्ड में, B चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे गति करता है, तो उसके ऊपर जो फॉर्मूला लगता है FB यानी मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है QVB साइन थीटा भी कह सकते हो आप, नॉर्मली QVB भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ से B की यूनिट चाहिए, तो B का फॉर्मूला हो गया चुंबकीय बल F, नीचे लिख दिया QV। यहाँ से निकालूँ तो Q का F को बोल सकता हूँ मैं न्यूटन, Q को बोल सकता हूँ मैं कूलम, और V को बोल सकता हूँ मैं मीटर/सेकेंड। अच्छा, B की यूनिट वैसे टेस्ला भी होती है, टेस्ला नहीं लेना चाहो तो वेबर/मीटर² भी हो सकता है। खूब सारी है, कितनी उठाओगे बताओ, खुद ही परेशान हो जाओगे। बेटर ना यहाँ से चलो यार, क्यों दिमाग लगाते हो, या तो इससे चल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम ही आएगी तुम्हारे, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से निकाल के देता हूँ, न्यूटन सेकेंड कूलम मीटर, न्यूटन को न्यूटन, सेकेंड को सेकेंड, कूलम को मैं लिख सकता हूँ एम्पियर सेकेंड, मीटर को मीटर से काट दिया, मेरे पास बच गया N/एम्पियर मीटर। कोई दिक्कत है नहीं है। एक फॉर्मूला और निकालता हूँ। आपने यदि कोई तार है, वायर है, उसमें करंट आ रहा है, तो उसके ऊपर चुंबकीय बल तब लग सकता है, उसका फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। साइन थीटा की तो कोई यूनिट ही नहीं होती ना, इसको छोड़ो, IBL को उठाओ। मुझे चाहिए B, तो कहीं ना कहीं B बराबर हो जाएगा F/I/L, F यानी न्यूटन, I यानी एम्पियर, L यानी लंबाई, लंबाई यानी मीटर, N/एम्पियर मीटर। देखो यहाँ पे भी वही आ रहा है, कुछ अलग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, सेम वही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा, ज़िंदगी झिंगा लाला हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान अच्छे से दे डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला।
और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर जिंदगी तो रुलाने वाली है भाई। ठीक है, चलिए अब न्यूटन पे देखते हैं। तो न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2। एम्पियर की मैं लिख देता हूँ A1 और मीटर की लिख देता हूँ मैं L1, सॉरी मैं तो इसको L1। अब देखो यहाँ हो जाएगी m1। अरे यार L1 से L फिर कट गया, कुछ बता ही नहीं। m1 सीधा T बचा हुआ है मेरे पास, T ऊपर चल जाएगा तो L की पावर 0, T की पावर -2, A ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा A की पावर -1। बस ये मेरी डायमेंशन हो गई, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो चुंबकशीलता पे चलते हैं। चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, इसको मैं म्यू नॉट लिखता हूँ। इसका कहाँ से लाऊँ मैं फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला यदि इसकी यूनिट याद करो तो बहुत अच्छी बात है। इसकी यूनिट होती है हेनरी, कोई दिक्कत नहीं है। हेनरी थोड़ी हेनरी पर मीटर थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ठीक है, थोड़ा तो कंफ्यूज करेगी। एक होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यहाँ से भी आप इसको ले सकते हो। अब समस्या ये है और कहाँ से निकाले? टेस्ला को देख लो, टेस्ला को थोड़ा और सरल कर लेते हैं। टेस्ला यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये ना ऊपर है, और टेस्ला को तो मैं ये लिख सकता हूँ न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये तो मैंने इस टेस्ला की जगह लिख दिया। मीटर की जगह मीटर लिख देता हूँ, एम्पियर की जगह एम्पियर लिख देता हूँ, ये इससे कट गया। तो कहीं ना कहीं इसकी एक और यूनिट हो गई न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बस यहीं से मेरी डायमेंशन निकल जाएगी। m1 L1 T-2, एम्पियर को A और पावर 2 लगा देता हूँ, बस हो गया। देखो काम, m1 L1 T-2 ऐसे कैसे, A ऊपर चला जाएगा तो A की पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, ये इसकी डायमेंशन हो गई। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण के बारे में मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। दो तरीके से इसके फॉर्मूले आते हैं। यदि आपके पास एक कुंडली है, कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, सर्कुलर लूप है, तो उसके लिए m का फॉर्मूला होता है NIA, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। यदि आपके पास बार मैग्नेट है ऐसे वाली, जिसमें एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, दंड चुंबक, तो इसके लिए कैपिटल M का फॉर्मूला होता है स्मॉल m × 2L, बट फॉर्मूला ये यूनिट ये होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जब एम्पियर मीटर स्क्वायर है तो यहीं से निकाल लो, kg नहीं है m0, मीटर है पावर 2 में है, मीटर स्क्वायर है ना L2, टाइम नहीं है t0, एम्पियर है A1, कहानी खत्म। आ गई होगी मेरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चले। प्रतिरोधकता ताप गुणांक बहुत काम की चीज़ है। थर्मल कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी बहुत काम की चीज़ है। ये क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो रेजिस्टेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैं चालकों की बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। चालक, उनके लिए अल्फा यानी कंडक्टर, मैं बात करता हूँ कंडक्टर की, उनके लिए मैं अल्फा के बारे में बात करता हूँ थोड़ी सी। अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू का होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू का मतलब मैं बोल देता हूँ हाई, यानी उच्च होता है, पहली चीज़ ही होता है, ठीक है। अल्फा का जो अल्फा की जो यूनिट है वो 1 होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ये होती है। आई मेरी बात समझे? ये भी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा रजिस्टेंस बढ़ेगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, टेम्परेचर जब भी घटेगा रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता घटेगी और रजिस्टेंस भी घटेगी। ये चालकों की कहानी है। अर्धचालकों की बात करूँ तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो अल्फा होती है ना वो नेगेटिव वैल्यू वाला होता है, यानी मैं कह दूँ मेरी नज़र में लो होता है, लेस होता है, छोटा होता है, कम होता है, अल्प होता है, ऐसे लिख दो, ठीक है। यूनिट तो वही रहेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, को दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा रजिस्टिविटी घटेगी, प्रतिरोध भी घटेगा, प्रतिरोधकता भी घटेगी, ठीक है। टेम्परेचर घटेगा, रजिस्टेंस बढ़ेगा, रजिस्टिविटी बढ़ेगी, इसमें उल्टा होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे तो इसकी यूनिट पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं इसको 1 केल्विन में ले लेता हूँ, मेरे क्या जाता है। तो kg नहीं है, मीटर नहीं है, 0, टेम्परेचर नहीं है, टाइम नहीं है, और केल्विन का K1। अच्छा एक चीज़ और मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बड़ी काम की चीज़ है। ये किसी पे निर्भर नहीं करता, ये केवल एक ही चीज़ पे निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखो, चालकों के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही, अर्धचालकों के लिए इसके लिए वैल्यू नेगेटिव आ रही। मैंने ये थोड़ी बोला चालक में
कि ये सोना है, चांदी है, यानी AU है, AG है, कॉपर है, ऐसा नहीं बोला। सेमीकंडक्टर में नहीं बोला ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, कुछ नहीं बोला। इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है मेटेरियल के हिसाब से। कौन सा मटेरियल है, चाहे अंदर कुछ भी हो, चालक यानी कंडक्टर, अब तुम तांबा लाओ, एल्यूमिनियम लाओ, कुछ भी लाओ, तो यानी एक ही चीज़ पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है पदार्थ की, मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, पदार्थ की प्रकृति पर, और किसी पर निर्भर नहीं करता। यानी ये एक तरीके से नेचर ऑफ मटेरियल पे निर्भर करता है और किसी पर डिपेंड नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, ठीक है। आप तो आज आपने डायमेंशन निकालना सीखी क्वेश्चंस में, आपने स्केलर है वेक्टर ये निकालना सीखा, और एक दो और आपने डेफिनेशन सीखी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया तो इस वीडियो को मैं पार्ट्स में दूंगा, आप लगातार पार्ट्स देखते रहिएगा, ठीक है? आपको लगातार मिलेगा तो आप आराम से उन पार्ट्स के हिसाब से चलिए, ताकि आपके क्वेश्चंस भी सीरीज वाइज समझ में आने लगे आपको, ठीक है? आधे घंटे का वीडियो हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लेके। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। कमेंट जरूर करते रहिएगा, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो, बढ़िया लग रहा है तो, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि उनका भी एग्जाम है, केवल आप ही थोड़ी परीक्षा देने जाएंगे, तो थोड़ा सा वो भी अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सके और वो भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सके। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।